हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और उस हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइड का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में हम एक भाग पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग है वो हम शुरू कर रहे हैं। परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण के मध्य मध्य अनुन्य क्रिया, इस आधार पर दो भाग होते हैं और दो भाग होते हैं उनको हम बोलते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो रोमन संख्या में लिखता हूं मैं, इस आधार पर दो प्रकार के कोलाइडी सोल होते हैं, द्रव स्नेही और इधर बोल देता हूं द्रव विरोधी। द्रव विरोधी, तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो भाग होते हैं। द्रव स्नेही को द्रव रागी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? द्रव रागी भी बोलते हैं इसे। द्रव विरोधी को द्रव विरागी भी कहा जाता है। तो ये विरागी भी कहलाता है और विरोधी भी कहलाता है, ये स्नेही भी कहलाता है और रागी भी कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे पहले द्रव स्नेही के का वर्गीकरण। तो याद रखना, हमारे एग्जाम में एक बार में अंतर भी पूछा गया है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी सोल में कोई दो अंतर लिखिए, और परिभाषाएं भी आती हैं, उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा गया अपने एग्जाम में कि द्रव विरोधी कोलाइडी सोल का एक उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न आया 1 नंबर वाले में। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर वही इसमें अंतर बन जाएगा। तो द्रव स्नेही, तो याद रखना, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को आप सीधे ही मिलाते हो और मिलाने पर कोलाइडी सोल बन जाए तो उसे आप द्रव स्नेही कहोगे। यानी मेरा कहने का अर्थ ये कि परिक्षिप्त प्रावस्था थोड़े वाली होती है, परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा वाला होता है। दोनों को मिला दीजिए, सीधे ही मिलाने का अर्थ है कि आपको ना तो इसे गर्म करना है, ना आपको ताप देना है, ना आपको दाब लगाना है, कोई आपका भौतिक कारक इन पर लागू नहीं करना है। मिलाइए, दोनों को मिक्स कीजिए, सामान्य परिस्थितियों में रख दीजिए और मिल जाएगा, मिश्रित हो जाएगा और कोलाइडी सोल बन जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं सीधे ही मिलाना। तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को सीधे ही आपस में मिश्रित किया जाता है तो बनने वाले कोलाइडी सोल को द्रव स्नेही कोलाइडी सोल कहते हैं। और याद रखना, इसे द्रव स्नेही क्यों कहा जाता है और उसे द्रव विरोधी या विरागी क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है द्रव स्नेही, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इस द्रव स्नेही में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसे द्रव स्नेही कहा जाता है। द्रव विरोधी की जब बात करेंगे तो यूं बोल देंगे कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य और प्रतिकर्षण लगता है, यानी दूर हटाते हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, इसलिए इसे द्रव विरोधी या द्रव विरागी कहा जाता है। तो एट प्रेजेंट तो हम बात करें द्रव स्नेही की, तो दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, इसलिए इसे द्रव स्नेही कहा जाता है। फिर एक बात और कर लेते हैं कि ये वाले द्रव स्नेही स्थायी होते हैं, ये कोलाइडी सोल स्थायी होते हैं। आप यूं मानिए, परिभाषित करने के बाद में ये विशेषताएं हो जाएंगी कि ये द्रव स्नेही वो स्थायी होते हैं। और स्थायी होने का अर्थ है इनका आसानी से स्कंदन नहीं हो पाता है, स्कंदन नहीं हो पाता है, आसानी से स्कंदन नहीं हो पाता है। आप कहोगे स्कंदन क्या होता है? जब आप कोलाइडी सोल बना लो तो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ ऊपर से मिला देते हैं जो कि इस कोलाइडी विलयन को जमा देता है। जिस प्रकार दूध जम जाता है ना, तो हम बोलते हैं दूध का स्कंदन हो गया। ठीक वही प्रोसेस यहां पर होती है। जिस प्रकार आप दूध में और जामन लगा देते हो तो दूध का दही बन जाता है, अर्थात वो जम जाता है। जमने का अर्थ क्या हुआ, उसमें स्कंदन हो गया, कोगुलेशन हो गया, क्लोटिंग हो गई।
तो वो स्कंदन कहलाता है। तो आप दर स्नेही कोलाइड को जब मिला लो और इनमें से ऊपर से कुछ ऐसे पदार्थ मिला दो कि वो पदार्थ मिलाने पर भी जब ये जमते नहीं है, इनका स्कंदन नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा कि स्थायी होते हैं। अगर स्कंदन हो जाता है तो फिर स्थायी कहाँ है? तो स्कंदन नहीं हो पाता तो इसका मतलब स्थायी है, सीधी बात ये। यानी कोलाइडिसोल बन गया, बनने के बाद जम नहीं रहा है, खराब नहीं हो रहा है, बिल्कुल मूल अवस्था में बना हुआ पड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि स्थायी है। तो इनका आसानी से स्कंदन नहीं हो पाता है। और स्कंदन करने के लिए हम बोलते हैं कि हम ऊपर से ऐसी विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ वो होते हैं जो मिलाने पर और आयनों में टूट जाते हैं। तो हम इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो ऊपर से मिलाने पर वो पदार्थ जो हमने मिलाया है वो पदार्थ स्वयं तो आयनों में टूट जाता है और इस सॉल्यूशन को जमा देता है। इसे मतलब यूं बोलूं मैं, इसे मूल अवस्था से विचलित कर देता है, तो फिर वो स्कंदन होना कहलाता है। तो यहां ये स्थायी होते हैं, स्कंदन नहीं हो पाता है। और याद रखना, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर होती है इनकी, ये नेचर में रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आप परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाइए, मिलाने पर सीधे ही ना गर्म करने की आवश्यकता होगी, ना ताप लगाना होगा, ना दाब लगाना होगा। मिलाया परिक्षिप्त को परिक्षेपण में और कोलाइडिसोल बन गया। ठीक है, कोलाइडिसोल बन जाने के बाद में, हाँ, अगर बाय द वे आप इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हो, पहली बार तो स्कंदन होता ही नहीं है। अगर स्कंदन हो भी जाए तो पदार्थ जम जाए, तो जमे हुए पदार्थ को आप अलग अलग कर लीजिए और उसमें जो ठोस कण बच जाते हैं उन ठोस कणों को वापस आप परिक्षेपण माध्यम में मिला दीजिए। यानी एक बार स्कंदन होता है तो स्कंदन हो जाने दीजिए। स्कंदन हो जाने के बाद में कुछ पदार्थ नीचे जम जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा। जो कण है वो नीचे जम जाएंगे, उन नीचे जमे हुए कणों को आप पृथक कर लीजिए, पृथक करके वापस किसी परिक्षेपण माध्यम में मिला दीजिए। मिलाओगे तो दोबारा दरो स्नेही कोलाइडिसोल बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि इनकी प्रकृति उत्क्रमणीय हो गई। ठीक है ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने पर और सीधे ही जब कोलाइडिसोल बन जाता है और तो बने हुए कोलाइडिसोल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं जिससे इनका स्कंदन हो जाए, तो उस सॉल्यूशन में जमे हुए ठोस कणों को आप पृथक कर लीजिए। पृथक कर लेने के बाद उन ठोस कणों को पुनः किसी परिक्षेपण माध्यम में डालिए। परिक्षेपण माध्यम में डाल दोगे तो पुनः दरो स्नेही कोलाइडिसोल बन जाएगा। तो मतलब ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, कि एक बार कोलाइडिसोल बना लिया, स्कंदित हो गया, स्कंदित होने के बाद में कणों को वापस पृथक कर लीजिए, वापस पृथक करने के बाद फिर परिक्षेपण माध्यम में डालिए, फिर दोबारा कोलाइडिसोल बन जाएगा दरो स्नेही वाला। तो इसका मतलब उत्क्रमणीय प्रकृति का हो गया। और इसमें उदाहरण लिखो तो आप याद रखना, जैसे इसमें गोंद का कोलाइडिसोल, गोंद को पानी में डालकर बनाओगे तो गोंद तो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी थोड़ी वाली, पानी वो परिक्षेपण माध्यम हो गया, तो गोंद का कोलाइडिसोल। इसी प्रकार स्टार्च का कोलाइडिसोल, स्टार्च मार्केट में आता है, याद रखना, मतलब पाउडर नुमा पदार्थ होता है स्टार्च का कोलाइडिसोल। आप जिलेटिन भी एक पदार्थ आता है, आइसक्रीम वगैरह में मिलाते हैं, उसको अपने पिघलने से बचाने के लिए, आइसक्रीम में पिघलने से बचाने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं जो कि जिलेटिन होता है। तो जिलेटिन का कोलाइडिसोल आप बोल दीजिए। प्रोटीन का कोलाइडिसोल, जो प्रोटीन पदार्थ है उनको आप विलायक में मिला करके और सॉल्यूशन बनाओगे तो वो प्रोटीन का कोलाइडिसोल हो जाएगा। तो गोंद का कोलाइडिसोल, स्टार्च का कोलाइडिसोल, जिलेटिन का कोलाइडिसोल और प्रोटीन के कोलाइडिसोल सारे के सारे द्रव स्नेही के उदाहरण हैं। तो उदाहरण भी याद रखना अपने एग्जाम 1 नंबर वाले में, और उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। फिर इस साइड में बात करते हैं द्रव विरोधी की, तो इससे जस्ट विपरीत है। परिभाषा करोगे आप तो यूं बोलोगे द्रव विरोधी और द्रव विरागी, तो आप यूं बोलोगे कि वे कोलाइडी विलीन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है, तो उन्हें द्रव विरोधी कोलाइडिसोल कहा जाता है। और याद रखना, जब इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को दूर हटाती है,
तो दूर हटाती है तो दोनों अवस्थाएं मिलती नहीं है, तो फिर 16 कैसे बनेगा? तो 16 बनाने के लिए इसे रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। 16 बनाने के लिए इसमें रासायनिक विधियां लगाई जाती है। ये दोनों आपस में सीधे नहीं मिलते हैं। इसमें तो क्या था, परिक्षेप प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर सीधे ही कोलाइडिसोल बन रहा था। इसमें परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर सीधे कोलाइडिसोल नहीं बनता है, यानी हमें बाह्य कारक लगाने पड़ते हैं। आपको दाब लगाना पड़ेगा, ताप लगाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, रासायनिक विधियां लगानी पड़ेंगी। मैं दूसरे शब्दों में यूं बोलूं तो इसमें परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने पर सीधे कोलाइडिसोल नहीं बनता, बल्कि रासायनिक विधियों से परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित किया जाता है और इससे बनने वाले कोलाइडिसोल को द्रव विरोधी कोलाइडिसोल कहते हैं। और फिर याद रखना ये अस्थायी होते हैं। उधर वाला तो स्थायी था, इधर वाले क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का अर्थ है कि आप इसमें अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दोगे कोलाइडिसोल बनने के बाद में तो इनका आसानी से स्कंदन हो जाएगा, और आसानी से जब स्कंदन हो जाएगा तो याद रखना फिर स्थायी तो नहीं हुए ना, स्थायी तो नहीं हुए, अस्थायी हो गए। जब आप सॉल्यूशन बना करके उसमें ऊपर से विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे HCl मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, HNO3 मिला दिया, ये मिलाने से और ये जम गए, स्कंदित हो गए, तो फिर स्थायी तो नहीं हुए ना, यानी अस्थायी हो गए, तो इनका आसानी से और स्कंदन हो जाता है, आसानी से स्कंदन हो जाता है। तो आसानी से स्कंदन हो जाता है यानी जम जाते हैं, जम जाते हैं तो सीधी बात स्थायी नहीं होते हैं। अगर जमता नहीं, बनने के बाद सीधा का सीधा पड़ा रहता शुद्ध अवस्था में तो स्थायी होता, लेकिन स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का अर्थ पहले शुद्ध अवस्था में था, कुछ मिलाने से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब अस्थायी है। तो ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करूं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और अनुत्क्रमणीय इररिवर्सिबल, नेचर में इररिवर्सिबल होते हैं। इसका अर्थ कि एक बार जब आप परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर के कोलाइडिसोल तैयार कर लोगे, तैयार कर लेने के बाद में आप इसका आसानी से स्कंदन कर दोगे तो नीचे ठोस जम जाएगा, ऊपर तरल पदार्थ आ जाएगा, मैं बोलूंगा स्कंदन हो गया। अब ठोस पदार्थ को अलग कर लीजिए, अलग करके वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाइए, वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे तो कोलाइडिसोल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर अनुत्क्रमणीय हो गया। उत्क्रमणीय होता ना तो कोलाइडिसोल बन जाता, यानी स्कंदन करने के बाद में ऊपर तो द्रव अवस्था आ जाती है, नीचे ठोस पदार्थ बच जाते हैं, तो मैं बोलूंगा स्कंदन हो गया। स्कंदन में आप ठोस पदार्थ को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल करके वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाइए, और वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे तो कोलाइडिसोल नहीं बनेगा। इसमें तो वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर कोलाइडिसोल बन रहा था तो उत्क्रमणीय थे। इसमें वापस परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे उस ठोस अवस्था को तो कोलाइडिसोल नहीं बनेगा, तो मैं बोलूंगा कि द्रव विरोधी है और साथ में अनुत्क्रमणीय है। और विभिन्न धातुओं के कोलाइडी विलयन, अधातुओं के कोलाइडी विलयन और सल्फर का कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी के उदाहरण होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वर्गीकरण का तीसरा भाग है परिक्षित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। इसमें केवल और केवल हमें परिक्षित प्रावस्थाएं देखनी है। डिस्पर्स जो फेज है वो देखनी है जिसमें उसके कण देखे जाएंगे। तो परिक्षिप्त प्रावस्था वो होती है जो थोड़े वाली होती है, ठीक है ना, तो इसको हम परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर याद रखना 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। इस आधार पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहले मैं बात करूं तो आप बोलोगे बहुआण्विक कोलाइडिसोल। कौन से? बहुआण्विक कोलाइडिसोल। फिर इसे बोलते हैं वैसे तो मल्टी मॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं?
मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइडिसोल। और फिर 2 नंबर पर इसमें आता है वृहद आणविक कोलाइडिसोल, जिसे आप मैक्रो बोलते हो, मैक्रो मोलिक्यूलर और कोलाइडिसोल। और फिर 3 नंबर पर इसी में आता है सहचारी कोलाइडिसोल, सहचारी कोलाइडिसोल, जिसे आप एसोसिएट बोलते हो। मैं लिख देता हूं एसोसिएटेड कोलाइडिसोल। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। पहला हम बहुआण्विक है वो पढ़ते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडिसोल क्या होता है। तो याद रखना कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था? परिक्षिप्त, जो कि आप थोड़े वाली मिलाते हो वो वाली परिक्षिप्त प्रावस्था है। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, और जिनको मिलाने पर और एक बड़ा अणु बन जाता हो, जिनमें परीक्षित प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो और उनको मिलाने पर एक बड़ा अणु बन जाता हो, तो ऐसी परीक्षित प्रावस्था वाले और कोलाइडिसोल हमेशा बहुआण्विक कोलाइडिसोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुआण्विक कोलाइडिसोल कहलाते हैं। बहुआण्विक कोलाइडिसोल के उदाहरण आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुआण्विक की बात करूं तो आप सोने का बना हुआ सोल, गोल्ड का जो सोल होता है वो, और सल्फर का बना हुआ सोल। तो सोने का बना हुआ सोल और सल्फर का अलग से बना हुआ सोल बहुआण्विक कोलाइडिसोल की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर बात करते हैं वृहद आणविक कोलाइड, जिसे आप मैक्रो मोलिकुलर कहते हो। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो याद रखना, वृहद आणविक में आप क्या बोलोगे? आप यूं बोलोगे कि वे कोलाइडिसोल जिनमें परीक्षित प्रावस्था के रूप में, जिनमें परीक्षित प्रावस्था के रूप में बड़े आकार और उच्च अणु भार वाले कण परिक्षेपण माध्यम में घुले हों। कोलाइडी, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें उच्च अणु भार वाले और बड़े आकार वाले कण और परिक्षेपण माध्यम में घुले हुए हों, तो बनने वाले ऐसे कोलाइडिसोल को वृहद आणविक कोलाइडिसोल कहा जाता है। और इसमें याद रखना, बड़े आकार वाले अणु और मैं बोलूं उच्च अणु भार वाले अणु, तो वो बहुलक होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, इसके अलावा सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ये बोल देना आप। और एंजाइम भी इसमें बोल सकते हो, एंजाइम भी वृहद अणु के रूप में आते हैं। तो स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, एंजाइम, ये सारे प्राकृतिक हैं। कुछ कृत्रिम भी होते हैं जो वृहद आणविक कोलाइडों का निर्माण करते हैं। जैसे आप बता देना पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना। पॉलीथीन भी इसी श्रेणी में आता है, पॉलीस्टाइरीन भी इसी श्रेणी में आता है, और पॉलीस्टाइरीन के बाद आप नायलॉन कह सकते हो, नायलॉन। ये सारे के सारे ऐसे आपके अणु हैं जो कि आकार में बड़े होते हैं, इनका अणु भार भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये बड़े आकार वाले हैं, उच्च अणु भार वाले हैं। और ऐसे अणुओं को आप जब किसी परिक्षेपण माध्यम में घोलोगे तो बनने वाला कोलाइडिसोल वृहद आणविक कोलाइडिसोल कहलाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है सहचारी या सदचारी कोलाइडिसोल, जिसे आप एसोसिएटेड और कोलाइडिसोल कहते हो। इसे मिशेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे ही मिशेल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, परिभाषित कैसे करोगे, याद रखना, इसी में भी
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो होते हैं। इसे ध्यान से समझना, और हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो याद रखना, वे कोलाइडी सोल जिनमें आप परिक्षिप्त प्रावस्था को अगर कम सांद्रता में परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो, परिक्षिप्त प्रावस्था को कम सांद्रता में लेकर के परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो, तो बना हुआ सोल है वो वैद्युत अपघटे की तरह कार्य करता है। वैद्युत अपघटे की तरह कार्य करता है। अगर आप परिक्षिप्त प्रावस्था को थोड़ी मात्रा में लेते हो, जैसे आपने साबुन है, साबुन को थोड़ी मात्रा में लेकर आप जल में डाल दीजिए, सो थोड़ी मात्रा वाली साबुन में बोलो कम सांद्रता वाली परिक्षेप्त प्रावस्था है, किस में डालिए? जल में डालिए। जल कौन है? परिक्षेपण माध्यम है। जल क्या है? परिक्षेपण माध्यम, यानी अधिक मात्रा वाला हमेशा परिक्षेपण माध्यम होता है, थोड़ी मात्रा वाला हमेशा परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। थोड़ी मात्रा में साबुन ले लीजिए और अधिक जल में डालिए, घुल जाएगी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन वैद्युत अपघटे की तरह काम करेगा। वैद्युत अपघटे आप जानते हो, जिनको किसी पदार्थ में मिलाने पर और उनका स्कंदन कर देते हैं। तो यहां ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा कि इस सॉल्यूशन को अगर आप किसी और में मिलाओ तो ये सॉल्यूशन उस पदार्थ का स्कंदन कर दे, उसको जमा दे, उसे आयनों में तोड़ दे, तो मैं कहूंगा कि वैद्युत अपघटे। तो जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था को थोड़ी मात्रा में लेकर, थोड़ी सांद्रता में लेकर परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो और बनने वाला सॉल्यूशन वैद्युत अपघटे की तरह व्यवहार करे, तो एक तो ये कंडीशन। और फिर आप परिक्षिप्त प्रावस्था को अधिक मात्रा में, इस परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या करो, आप अधिक मात्रा में और ले लीजिए दूसरे पात्र में, ठीक है ना। तो दूसरे पात्र में यूं कीजिए, उसी साबुन को आप अधिक मात्रा में ले लीजिए। पानी आपको जरूर लेना है, तो पानी, जल आप ले लीजिए, जल में आप अधिक मात्रा में साबुन मिला दीजिए, और अधिक मात्रा में साबुन मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो याद रखना, वो कोलाइडी सोल बनेगा, जिसे आप वास्तविक कोलाइडी विलयन बोलते हो। वहां वैद्युत अपघटे नहीं बनेगा, बल्कि वास्तविक कोलाइडी विलयन बनेगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था को कम सांद्रता में लेकर परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो और बनने वाला सॉल्यूशन वैद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करे, और फिर उसी परिक्षिप्त प्रावस्था को आप अधिक मात्रा में लेकर के और उसे आप परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो और बना हुआ विलयन कोलाइडी सोल की भांति व्यवहार करे, तो इन दोनों सोल्स को, यानी ऐसे बने हुए कोलाइडी सोल्स को हम सहचारी कोलाइडी सोल कहते हैं। इन्हें मिशेल कहा जाता है, इन्हें सदचारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदचारी कोलाइडी सोल भी बोलते हैं। तो आपको एक ही परिक्षिप्त प्रावस्था को, एक ही पदार्थ को दो बार लेना है। एक बार तो कम सांद्रता में और अधिक जल में डालोगे तो वैद्युत अपघटे की तरह काम करेगा, यानी ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो कि किसी का स्कंदन कर देगा। फिर एक उसी परिक्षिप्त को आप अधिक मात्रा में डालोगे और परिक्षेपण में मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो फिर कोलाइडी विलयन बनेगा। तो एक बार तो वैद्युत अपघटे पदार्थ बनेगा, एक बार कोलाइडी विलयन बनेगा। तो फिर ऐसे अवस्था वाली सॉल्यूशन को, ठीक है ना, जिनमें ऐसी अवस्थाएं बनती है, ऐसे सॉल्यूशन को सहचारी कोलाइडी सोल कहा जाता है, सदचारी या मिशेल कहा जाता है। साबुन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, साबुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है। तो सहचारी कोलाइडी सोल कौन बनाता है? साबुन बनाता है।